साथियों, कहीं पर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उस आपराधिक घटना को लेकर के एक एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है उस घटना के संबंध में सच्चाई का पता लगाता है, विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, घटना से संबंधित और भी जो एविडेंस होती है उसको कलेक्ट करता है। इसके बाद अगर मामला सही पाया जाता है तो न्यायालय में चार्जशीट भेजता है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन व्यक्तियों के खिलाफ विवेचना के दौरान एविडेंसेस कलेक्ट की जाती है। और अगर कोई एविडेंस नहीं आती है, ये पाया जाता है कि मामला झूठा है, तो फिर उस मामले में विवेचनाधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लीगल इशू है कि कोई आपराधिक घटना घटित हुई, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, क्या उसी घटना को लेकर के, सेम इंसिडेंट को लेकर के, क्या सेकेंड एफआईआर दर्ज हो सकती है? इस संबंध में कानून क्या कहता है? दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित जो कानून हैं उस पर बात करने जा रहा हूं। साथ ही साथ देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, वैसे मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप चैनल में नए हों और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट नहीं करते हैं तो जो आगे वीडियो आएंगे इन फ्यूचर उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हों, आपके काम आती हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। साथियों, जो मामला था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, एफआईआर के संबंध में जो सीआरपीसी की जो धारा थी वह थी धारा 154। जुलाई 2024 से एफआईआर का जो कानून था सीआरपीसी की धारा 154 अब वो बदल गया है। सीआरपीसी की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस लागू हो गया है। तो बीएनएसएस की धारा है 173, जिसके तहत किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दर्ज की जाती है। तो सेकेंड एफआईआर के संबंध में प्रोविजन तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना सीआरपीसी में कोई ऐसी धारा थी और ना बीएनएसएस में कोई ऐसी धारा है कि एक घटना की अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसी सेम इंसिडेंट को लेकर के दूसरी एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। होता क्या है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर में भले ही किसी को भी आरोपी बनाया गया हो, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह लगता है या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एविडेंसेस पाई जाती है विवेचना के दौरान जो एफआईआर में आरोपी नहीं हैं, तो आईओ उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल कर सकता है। लेकिन सेकेंड एफआईआर का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अब सेकेंड एफआईआर का इशू हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कई जजमेंट्स में डिस्कस किया गया। ये जो मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और अभी 2024 में उसमें जजमेंट हुआ, ये मामला क्या था, इसके फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, देख लेते हैं। ये जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, सबसे पहले इसके फैक्ट ब्रीफ में हम देख लेते हैं। एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है एक व्यक्ति के द्वारा कि उसके खेतों के पास, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का मामला था, वृंदावन थाने में एफआईआर दर्ज होती है कि उसके खेतों के पास एक जली हुई डेड बॉडी पाई गई। धारा 302 यानी मर्डर और 201 सबूतों को नष्ट करना, उसके संबंध में ये धाराएं हैं और ये एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू होती है। उसी दौरान पुलिस पता करती है कि ये डेड बॉडी किसकी थी। पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है तो एक महिला मिलती है। महिला और उसका बेटा, वो दोनों लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यह उस महिला के हस्बैंड और उसका जो बेटा था उसके फादर की डेड बॉडी है।
इन्वेस्टिगेशन चालू रहता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस कुछ लोगों को मुलजिम बनाती है और पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम में एक चौंकाने वाली चीज़ आती है। वो चौंकाने वाली चीज़ क्या थी? मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग पाया जाता है, गला दबा करके किसी व्यक्ति की जान लेना। तो यह शंका जाहिर की जाती है कि गला दबा के उस व्यक्ति की जान ली गई, इसके बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया कि उसको कोई पहचान ना पाए, उसकी शिनाख्त ना हो पाए। कुछ लोग मुलजिम बनाए जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है और जेल भी भेजा जाता है। साथियों, विवेचना के दौरान इस मामले में चार्जशीट भी भेज दी जाती है कोर्ट में। इसी दौरान उस महिला के द्वारा जिसके पति की डेड बॉडी थी, कई बातें बताई जाती हैं अपनी ससुराल में देवर, जेठ और उसके पति के बीच में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर के, जो अनबन थी उसको लेकर के कई बातें बताई जाती हैं। और एक एप्लीकेशन दी जाती है पुलिस अधिकारियों को कि इस मामले में एक दूसरी एफआईआर दर्ज करके नए एंगल से इसकी विवेचना की जाए और रियल कल्प्रिट की तलाश की जाए, सही मुलजिमानों को ढूंढा जाए। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। अधिकारियों के द्वारा यह कहा जाता है कि इसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, विवेचना हो चुकी है, चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। पुलिस के द्वारा जब एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो वो महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। और आप सब जानते हैं कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट के जरिए विवेचना का आदेश कराया जा सकता था। अब बीएनएस आ गई है, तो बीएनएस में जो धारा है वो 175(3) है। हालांकि 173(4) में भी मजिस्ट्रेट को पावर है इन्वेस्टिगेशन का। तो 156(3) में वो महिला सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन देती है और एफआईआर की डिमांड करती है। और एफआईआर की प्रेयर करते हुए कहा जाता है कि इस मामले में रियल कल्प्रिट को तलाशने के लिए नए एंगल से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। कोर्ट यह कहते हुए कि ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है, मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, चार्जशीट आ चुकी है और इसमें सेकेंड एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, 156(3) को रिजेक्ट कर देती है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा जो 156(3) को रिजेक्ट किया जाता है, उसके ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन होता है। सेशन कोर्ट के द्वारा भी रिवीजन को डिसमिस कर दिया जाता है, यही बातें कहते हुए जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कही गई। तो अब इन दोनों ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है 482 सीआरपीसी में। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के समक्ष जब आर्गुमेंट किया जाता है एप्लीकेंट के एडवोकेट के द्वारा, तो वहाँ भी यही आर्गुमेंट होता है कि इस मामले में विवेचना इसलिए जरूरी है नई एफआईआर करके कि असली जो मुलजिम थे वो पकड़े ही नहीं गए, सच्चाई सामने नहीं अभी तक आई, इसीलिए रियल कल्प्रिट को की तलाश की जाए और महत्वपूर्ण केसेस का हवाले दिया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के केसेस की चर्चा की जाती है। मैं यहाँ पे आपको 2 केसेस बता देता हूँ। एक बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010 का मामला था, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और एक निर्मल सिंह कहलान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2009 का मामला था। दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। बाबू भाई में कहा गया था कि जहाँ पर सेम इंसिडेंट डिफरेंट वर्जन के साथ पेश किया जाता है तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और इन दोनों कानूनों के अलावा भी ढेर सारे कानूनों को डिस्कस किया जाता है। तमाम कानूनों को डिस्कस करते हुए फाइनली ये कहा जाता है, एक केस और डिस्कस किया जाता, प्रेमचंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये 2010 का मामला था। दूसरी एफआईआर में अगर इंग्रेडिएंट्स अलग हैं तो दूसरी एफआईआर की जा सकती, ये भी कई केसेस में कहा गया था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच इस नतीजे पे पहुंचती है कि एफआईआर सेकेंड दर्ज की जा सकती है। और यह कहा जाता है कि सेकेंड एफआईआर वुड बी मेंटेनेबल वेयर न्यू डिस्कवरी इज मेड ऑन फैक्चुअल फाउंडेशन अबाउट ए लार्ज कॉन्सिक्वेंसी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई हाई कोर्ट के द्वारा कि नई एफआईआर यानी सेकेंड एफआईआर वहां पर परमिसिबल है जहां पर फैक्चुअल फाउंडेशंस को लेकर के नई चीजें आती हैं। न्यू डिस्कवरी इज मेड ऑन फैक्चुअल फाउंडेशंस, और जो नई चीजें यह इंगित करती हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, तो सेकेंड एफआईआर परमिसिबल है। और फाइनल प्रिंसिपल लेट डाउन करते हुए कहा जाता है कि सेकेंड एफआईआर इज परमिसिबल इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू द सेम इंसिडेंट हैविंग ए डिफरेंट वर्जन ऑफ इवेंट्स। अगर सेम इंसिडेंट के इवेंट्स को डिफरेंट वर्जन के साथ पेश किया जा रहा है तो सेकेंड एफआईआर
हो सकती है। यह जो केस था साथियों 482 नंबर 24871/2024 श्रीमती संगीता मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 30 अगस्त 2024 का जजमेंट है। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। कैसे लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।